हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में आज हम देखेंगे 5 क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने। और अब प्रीलिम्स की रेस जो है बहुत ज़्यादा करीब आने लगी है, तो हम इस थोड़े से समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करेंगे। विल यूटिलाइज दिस टाइम फॉर इंश्योरिंग कि हमारी रिविजन सही से हो रही है, कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन के 74th अमेंडमेंट एक्ट को लेके, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात यहां पे हो रही है। आपने इनमें से ऑप्शंस जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिस्कस करते हुए ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में एक सवाल पूछा गया है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है जिसका जवाब आपने देना है। चौथा सवाल सेस और सरचार्ज से रिलेटेड है। तो यूनियन की बजट मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी तड़का लगाते हुए हम ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। और आखिरी सवाल जो है वो जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है। तो जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की, इनमें से कौन से बिल्स के लिए कंडक्ट की गई थी। तो आपके पास ये 5 सवाल है। पॉज करके स्क्रीन को इन्हें अच्छे से पढ़ें, इन्हें सॉल्व करें और फिर मेरे साथ इनके सॉल्यूशंस जरूर देखें। दोस्तों, आंसर्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बार दोबारा याद दिला दूं कि हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑनगोइंग है, जिसमें अब प्रीलिम्स के तैयारी में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। 1:1 मेंटोरशिप के थ्रू आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। 4000 से ज़्यादा MCQs और 8 फुल लेंथ टेस्ट आप इसमें कवर करने वाले हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां डेली के क्विजेस के अंदर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके डाउट्स सॉल्विंग के लिए मेंटोर्स भी वहां अवेलेबल होंगे। तो हमारे कोर्स को एनरोल करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं आंसर्स। सबसे पहला सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में जो अमेंडमेंट आया था, 73rd था पंचायती राज सिस्टम, 74th था म्युनिसिपल बॉडीज के बारे में, उसने क्या चेंजेस लाए थे। क्या उसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाने के बारे में बात की थी? जी हां, बिल्कुल की थी। क्या उसने 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत या म्युनिसिपैलिटी में से होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 4/5 ऑफ द मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में होने चाहिए वो उनमें से होने चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल की म्युनिसिपैलिटी में ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एनीवेज, हमारे ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, दैट इज 1, 3 एंड 4। All other details regarding the composition of district planning committee are left to state legislature। बिल्कुल सही है, स्टेट की विधानसभा बाकी के सारे मेजर्स यहां पे डिसाइड करेगी। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, ये भी यहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 243ZD और 243ZE, ये 2 आर्टिकल हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, D फॉर डिस्ट्रिक्ट, D फॉर ZD, और ये है आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो 243ZD कहता है कि हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनानी होगी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वाली बॉडी है। इसका काम यह होगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बनाए गए प्लान्स को ये एक साथ लेके आएगी, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हो सकती हैं। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एक तरह से पंचायती राज सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि इन कमिटीज के मेंबरशिप, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, इन कमेटी के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, इन कमेटी के मेंबर्स को क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल बॉडीज है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और फाइनली कैसे चेयरपर्सन इनमें से इलेक्ट किए जाएंगे। अब इस एक्ट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है कि 4/5 यानी कि 80% जो मेंबर्स होंगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के, उनको कौन इलेक्ट करेगा? उनको इलेक्ट करेगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंग्स्ट देमसेल्फ। आप ये बात ध्यान रखनी है कि अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि जो इलेक्शन
में वोट देने वाला है वो अपने में से ही 80% को वोट देके आगे भेजने वाला है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब इसी तरह रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो उसके बारे में भी बोला गया है कि जितनी रूरल इज टू अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो है उतना ही यहां पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रूरल रिप्रेजेंटेटिव्स और अर्बन रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में किसी स्टेट ने बोल दिया कि यहां पे 100 मेंबर होंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर इज रूरल पॉपुलेशन दैट इज 60,000 एंड अर्बन पॉपुलेशन दैट इज 40,000। तो फिर इसमें कितने कितने मेंबर जाएंगे? रूरल पंचायती राज वाले इंस्टीट्यूशन से या पंचायतों में से यहां 60 मेंबर जाएंगे, 60 मेंबर जाएंगे, और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज में से यहां 40 मेंबर जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल यहां पे फॉलो किया जाएगा। चेयरपर्सन जो है वो डेवलपमेंट प्लान बनवा के स्टेट गवर्नमेंट को ये फॉरवर्ड कर देगा। तो कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी, कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी। अब बारी आती है मेट्रोपॉलिटन कमिटीज की। 243 ZE कहता है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाएगा और वहां का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान अलग से बनाया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कौन होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, वो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के ऊपर छोड़ा जाता है। क्योंकि कैसे अर्बन एरियाज को डिफाइन किया जाता है, अगर मैं सेंसस की बात करूं तो सेंसस में तो हमारी कंट्री के अंदर अर्बन एरिया या टाउन कहलाने के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी चीजें हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं जब हम टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिस्कस करें। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा जब एक शहर में पॉपुलेशन हो जाए तो वहां मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इन कमिटीज के अंदर सारे के सारे कैसे फंक्शंस होने चाहिए वो डिसाइड करता है। जैसे कौन कितने मेंबर होंगे मेट्रोपॉलिटन कमेटी में, इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनमें रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से आएंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, जस्ट लाइक वी सॉ इन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दैट मीन्स ऑल योर स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट द थर्ड वन। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हम आर्टिकल 141 में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट एक तरीके से एक ऑर्डर की तरह, कानून की तरह पूरे कंट्री के ऊपर अप्लाई करता है। तो 141 सुप्रीम कोर्ट को इट इज अ काइंड ऑफ पावर दैट इज लाइक अ लेजिस्लेटिव पावर। जैसे हमारी पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर होती है और जितनी पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन है उस पूरी ज्यूरिसडिक्शन में कानून अप्लाई होता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिया गया ऑर्डर भी उसी तरीके से सारे के सारे ज्यूरिसडिक्शन में उसके अप्लाई होता है अगर वो 141 का इस्तेमाल करता है। अब इसका मतलब एक और चीज से मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है कि ये जो ऑर्डर्स देता है वो लीगल प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। लीगल प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं का यह मतलब है कि जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो एक तरीके से, बिकॉज आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, इसलिए उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और आगे के केसेस में, आगे फ्यूचर में जो केसेस होते हैं, पुरानी जजमेंट्स को, पुरानी जो है डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट के साइट किया जा सकता है, ये कहते हुए कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में या सेम इस जैसे सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी अपना पुराना डिसीजन रिवर्स नहीं कर सकता? जी नहीं। तो इसीलिए पहले ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे ना तो हमें बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ आएगा। पहला ऑप्शन यह कहता है कि आर्टिकल 141 अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉ को बाइंडिंग बताता है सभी कोर्ट्स के ऊपर, तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि इट इज बाउंड बाय इट्स अर्लियर डिसीजंस एज द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। The problem lies in the technical difference between these two statements. Now, Supreme Court, although is bound to a certain extent by its previous decisions, but the Supreme Court also has the power to review its own decisions. It can change its own decisions. तो ये हमारी रिव्यू की पावर कहां से आती है? रिव्यू पिटीशन में हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 137 से
हमें पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने फैसलों को रिव्यू कर सकता है। तो अगर जिस बेंच ने वो जजमेंट सुनाई थी उससे बड़ा बेंच, बड़े नंबर ऑफ जजेस का बेंच बैठ जाता है और जजमेंट दे देता है, तो वो अपनी प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद के डिसीजंस कंप्लीटली बाइंडिंग होते हैं। दे कैन बी ओवरटर्न्ड, दे कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमें सही लग रही है, फिर भी बाकी दो स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कैन रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन ओनली व्हेन अ न्यू लेजिस्लेशन इज इनैक्टेड हैविंग द इफेक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग डिसीजन। ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और जजमेंट दे दिया कि भाई साहब 5 हाईवेज के 500 मीटर तक जो है आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 5 जज के बेंच ने ये ऑर्डर दे दिया है। अब मान लीजिए कानून चेंज हो जाए और लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ऐसा कानून पास कर दे जिसमें वो कह दे कि यस यू कैन सेल लिकर विद इन 500 मीटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा नहीं। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट को रिवर्स करनी ही है अपनी जजमेंट तो उसे किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, उसे किसी कानून की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसे रिवर्स कर सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चौथा पॉइंट, कैन रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन only when that previous decision was given as a result of overlooking another previous decision। ये तो कोई सेंस नहीं बनती है। मान लीजिए कि अगर हम there can be different grounds to review or reverse the judgment। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग ग्राउंड्स पे रिव्यू और रिवर्स कर सकता है अपनी जजमेंट को, जिसको रिव्यू पिटीशन के अंदर कहते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ द पिटीशन हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसकी प्रीवियस जजमेंट में मास जो है इनजस्टिस हुआ है, या उसे लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, या कोई नए एविडेंस सामने आए हैं जो केस के अंदर पहले नहीं थे, इन किसी भी मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस को रिव्यू कर सकता है और डिसीजंस को रिवर्स कर सकता है एक लार्जर बेंच बैठा के। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इस 141 का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रीवियसली इट इज रिटन ओनली ना कि सिर्फ इसी बेसिस पे वो अपनी पुरानी जजमेंट को रिवर्स कर सकता है कि जो पुरानी जजमेंट दी थी वो उन्होंने उससे पुरानी किसी जजमेंट को इग्नोर करके दी थी। ये तो सिर्फ एक ग्राउंड है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ग्राउंड्स हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट्स को रिवर्स कर सकता है। सो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, इट मे रिवर्स, मे लिखा है ना, ऑलवेज तो नहीं लिखा, इट मे रिवर्स अ प्रीवियस डिसीजन। तो आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट के लॉ को बाइंडिंग करता है। तो सुप्रीम जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होंगे वो हर इंडिविजुअल के ऊपर होंगे, एप्लीकेबल होंगे, इवन इफ देयर वाज यू पीपल वर नॉट पार्ट ऑफ द पिटीशन। ये जो मैंने 500 मीटर वाली एग्जांपल दी, आप लोग पिटीशन के पार्ट नहीं थे, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई करेगा। किसी भी हाईवे पे कोई भी जो है वो शराब नहीं बेच सकता है। यू वर नॉट पार्टी टू द केस बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ये होता है बाइंडिंग ऑन द पॉपुलेशन और बाइंडिंग ऑर्डर। स्टेयर डिकाइसिस का क्या मतलब है? स्टेयर डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी जजमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सो इसको कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस। सो इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स को एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। वाई? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा था that there is nothing in the Indian Constitution that prevents the Supreme Court from departing from its own previously made decision if it is convinced of its error and detrimental effect such decision might have। इसका मतलब ये नहीं देखता है सुप्रीम कोर्ट की मैंने प्रेसिडेंट देखा था या नहीं देखा था। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि अगर उसका जो पुराना फैसला है वो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है तो वो उसे रिवर्स भी कर सकता है। ये क्लियरली यहां पे नोट डाउन कर लेना है आपने। चलिए, ये बड़ा ही आसान सा सवाल था। जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ध्यान से कवर की हैं उनको पता होगा, इसके आर्टिकल्स भी पता होंगे आपको। अगर नहीं पता है तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज यहां पे आपके सामने आ गई है, क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं हमारे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल्स लिखे हैं मैंने, इनके आगे प्रेसिडेंट जो है वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को यूं ही नहीं रिमूव कर सकते। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को तब रिमूव किया जाता है जब नंबर 1 उनका प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो, और दूसरा वो पार्लियामेंट के थ्रू आप
प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी रेजोल्यूशन आ सकता है। आपको 50 मेंबर्स राज्यसभा में साइन करने चाहिए और 100 मेंबर्स लोकसभा में साइन करने चाहिए। इन आइदर ऑफ द केस, अगर लोकसभा में जा रहे हो तो 100 मेंबर्स, राज्यसभा में जा रहे हो तो 50 मेंबर्स, देन द चेयरमैन और द स्पीकर इट कैन एडमिट द रेजोल्यूशन, देन देयर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनाई जाएगी जिसमें 3 मेंबर होंगे। आप मुझे बताएंगे कौन होंगे वो 3 मेंबर। जो लोग वीडियो देख रहे हैं मजे से वो खुद भी एफर्ट करें, 3 मेंबर बताएं मुझे कि इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी के कौन 3 मेंबर होंगे। वो इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी के जो 3 मेंबर होंगे, अगर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने किया है तो वो रेजोल्यूशन के लिए बोलेंगे। रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट हाउस में ये रिपोर्ट चली जाएगी। इस रिपोर्ट को या रेजोल्यूशन को नेक्स्ट हाउस ने भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, यानी 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर ये दोनों जगह से ऐसे पास हो जाता है तब आप जजेस को इंपीच कर सकते हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो। अब ये प्रोसेस आपको समझ आ गया तो आपको ये भी समझना चाहिए कि सीएजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों को निकालने का प्रोसेस यही है, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में लिखा है कि इन्हें ऐसे ही निकाला जा सकता है या इंपीच किया जा सकता है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस देते हैं, और वो है यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन। तो यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन का रिमूवल जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक, सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना। तो ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो 2 ऑप्शंस हैं मिसबिहेवियर वाले, या जो ऑप्शन है मिसबिहेवियर वाला, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी बिठाता है उन मेंबर या चेयरमैन के ऊपर और रिपोर्ट बनाता है। जो भी ये रिपोर्ट बनाएंगे दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज बाइंडिंग, उनको मानना ही पड़ेगा। और बाकियों का, सीएजी का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज आपको 3 ये याद रखने हैं, और जब भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो ना, टेबल बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, तो लिमिटेड ही है, और उसमें कॉलम बना दो, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, मेंबर्स मतलब अपॉइंटमेंट, कौन करते हैं अपॉइंट, मेंबर्स की कॉम्पोजिशन लिख दो, रिमूवल लिख दो, और ये लिख दो कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है। तो कम से कम 7-8 कॉलम का आपका एक टेबल बन जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपको आगे रिवीजन में काम आएगा। चौथा क्वेश्चन, सेस और सरचार्ज के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले, क्या सेस और सरचार्ज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है? है भाई, मेंशन्ड है। आर्टिकल 270 और आर्टिकल 271 दोनों जगह मेंशन्ड है। तो आर्टिकल आपके, ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको बताते हैं कि सेस और सरचार्ज बेसिकली आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सेस एक ऐसा टैक्स है जो आपकी ओवरऑल टैक्स के ऊपर लगता है, और सरचार्ज ऐसा टैक्स है जो टैक्स ऑन टैक्स के ऊपर लगता है। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनकम कमाते हैं 1000 रुपीज, और मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 1000 रुपीज पे आपको 5% इनकम टैक्स देना है, तो आपके इनकम टैक्स कितना हो गया? 5% ऑफ 1000 दैट इज 50। ठीक है, यही हुआ ना, 50 हुआ, कितना हुआ वैसे? हाँ 50। ठीक, फिर आ जाओ, अब आपसे बोला कि इस पे आपको 10% सरचार्ज भी देना है। ठीक है, you have to give 10% surcharge. When you have to give 10% surcharge, that means that 10% will be calculated from on the tax. तो 50 रुपए टैक्स है, इसका 10% 5 रुपए, तो टोटल टैक्स कितना पे करना है आपको? 55 रुपीज, जिसमें से 50 रुपीज आपका इनकम टैक्स है और 5 रुपीज आपका सरचार्ज हो गया। ठीक है, तो दिस इज द हाउ यूल कैलकुलेट सरचार्ज।
सेस क्या होता है? सेस होता है कि टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो एंटायर जो अमाउंट है आपका, जैसे 50 और 55, ये 155 हो गया, 50 + 5 55 हो गया। फिर आपको बोला जाएगा कि इस पे आपको 0.5% सेस देना है या 1% सेस देना है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो 1000 + 55, दैट इज 1055, इस पे आपको 0.5% सेस दे देना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट सेस। दिस इज द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज, दैट इज सेस इज द टैक्स ऑन एंटायर अमाउंट एंड सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है 270 के अंदर कि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से सेस को बाहर रखा जाएगा और सरचार्ज को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है। अब सरचार्ज और सेस में एक और फर्क होता है, सरचार्ज इज नॉट कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, whereas cess is collected for a specific purpose. For example, GST compensation cess, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस। चौथी चीज आपको इसके बारे में क्या याद रखनी है कि दोनों सेस और सरचार्ज को डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से बाहर रखा जाता है। नाउ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बताया गया है स्पेसिफिकली कि सेंटर जो भी टैक्सेस कलेक्ट करता है, जो भी टैक्सेस का पैसा उसके पास आता है, वो उसे स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन दो टैक्सेस को छोड़ के, वो क्या है? सरचार्ज और सेस। अब ये स्टेटमेंट जो है इसको हमने करंट अफेयर्स के साथ कैसे जोड़ना है? रिसेंटली दिसंबर 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, स्टेटमेंट रिलीज की है, हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है यानी कि टैक्स से जितना भी पैसा आता है उसको, उसका जो शेयर है जिसमें से सेस एंड सरचार्ज का परसेंटेज कितना है, तो उनका कहना है कि भाई ये 28% है। और मैंने आपसे स्टेटमेंट में क्या पूछा है? द शेयर इन सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 3-fold सिंस 2010-11। कई बार आपसे ट्रेंड्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, इकोनॉमी में भी ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है जो आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों की नॉलेज को टेस्ट करेगा, क्योंकि हम बजट में पढ़ते हैं सेस और सरचार्ज। आई एक्सपेक्ट कि सेंटर स्टेट रिलेशंस बजट में या पॉलिटी में भी ये पढ़ें। तो 2010-11 में कितना होता था? 8% होता था और ये 28% हो गया है। तो क्या ये ऑलमोस्ट 3-fold इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है? एक्चुअली ये 8 पॉइंट भी कुछ ज्यादा परसेंट है, 8.6% समथिंग। तो यस, ऑलमोस्ट शब्द लिखा है तो 3 गुना ज्यादा तो ये बढ़ा है। मतलब जितना टैक्स कलेक्ट होता था उसमें से 2010-11 में सेस और सरचार्ज का शेयर होता था 8%, ये हो गया 28%। इसलिए स्टेट्स कह रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस पोर्शन इंक्रीजिंग? ठीक है, तो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का इसमें ज्यादा कंपोनेंट है, वो तो स्टेट्स को ही जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन क्यों रो रहे हैं स्टेट्स? वो इसलिए क्योंकि डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से बाहर हो गया। तो जितना अमाउंट आप टैक्स से कलेक्ट कर रहे हो उसमें से 28% तो वैसे ही बाहर हो गया, वो स्टेट्स के साथ डिवाइड आपने करना ही नहीं है। तो दैट इज द इशू दैट इज क्रॉपिंग अप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज वेल। तो ये आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हो। 5वां सवाल है, फाइनल सवाल है, इनमें से कौन सा जो कानून है उसको पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई? आपको 108 नंबर आर्टिकल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि जब भी डेडलॉक हो जाए दोनों हाउसेस को के अंदर किसी भी ऑर्डिनरी बिल के पास होने को लेके, किसी भी ऑर्डिनरी बिल के पैसेज को लेके, तो क्या हो सकता है? हो सकता है एक जॉइंट सिटिंग। डेडलॉक का मतलब अगर दोनों हाउसेस में से कोई भी हाउस किसी बिल को रिजेक्ट कर दे, या दोनों हाउसेस में से कोई भी हाउस अमेंडमेंट्स, किसी दूसरे हाउस की अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दे, या दोनों हाउसेस में से जिसके पास दूसरा हाउस है, यानी पहले हाउस से बिल पास हो गया, दूसरा हाउस के पास आ गया, 6 मंथ्स लैप्स हो जाए अगर उसके बाद, इफ 6 मंथ्स लैप्स आफ्टर दैट, इसको कहते हैं डेडलॉक सिचुएशन। डेडलॉक सिचुएशन को तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ये बुला सकते हैं एक जॉइंट सिटिंग, बुला सकते हैं, ऑप्शन है। अगर नहीं करना है तो लैप्स भी होने दे सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, बट वो बुला सकते हैं एक जॉइंट सिटिंग। आज तक भारत में 3 ही बिल्स को पास किया गया है अंडर जॉइंट सिटिंग, एंड फर्स्ट नंबर वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर, सेकंड वन वाज 1978 का बैंकिंग सर्विस
कमीशन एक बनाया गया था, उसको रिपील करने का बिल। और तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, जिसको पोटा भी कहते हैं, ऑल्दो ये बाद में ये वाला कानून भी रिपील हो गया था। इन 3 कानूनों के अलावा कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई गई है। इन 3 कानूनों के अलावा जॉइंट सिटिंग में कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। तो आपका जो 2013 वाला कानून है, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, दैट वाज नॉट पास्ड आफ्टर अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर आ जाते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रेसाइड ओवर करते हैं सेशन को, और जॉइंट जितने भी मेंबर्स आए हैं उनमें से मेजॉरिटी देखी जाती है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, यही नॉलेज आपको आगे काम आने वाली है। स्टैटिक करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते रहिए और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।